हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। और मैं आपको बता दूं, मैं भी अच्छा हूं। तो बेटा, लास्ट क्लास में हमने टीडीएस के प्रोविजन स्टार्ट किए थे। तो आज की क्लास में बेटा कॉन्सेप्ट को चले करते हैं फिनिश। चलिए शुरू करते हैं। चलिए बेटा, नेक्स्ट अब बात करते हैं सेक्शन 194 आईबी की। तो 194 आईबी बात करता है पेमेंट ऑफ रेंट बाय सर्टेन इंडिविजुअल्स और एचयूएफ। यानी रेंट की अमाउंट पे कर रहे हैं कुछ इंडिविजुअल्स या एचयूएफ, तो उस पर टीडीएस लग जाएगा। रेट क्या रहेगा? रेट रहेगा सर 5% का। इस सेक्शन को समझिए बेटा, न्यू सेक्शन है। सेक्शन क्या बात करता है देखिए, कि एक इंडिविजुअल है सपोज, ठीक है, जिसका टैक्स ऑडिट हुआ था प्रीवियस ईयर में। अब ये रेंट की पेमेंट कर रहा है बेटा, और रेंट जो है 55,000 पर मंथ ये रेंट जो है पेमेंट करता है। तो लॉ बात करता है 194 आईबी इस केस में अट्रैक्ट हो जाएगा, और जब भी ये इंडिविजुअल है रेंट की पेमेंट करेगा 55,000 की, उसमें बेटा 5% जो है टीडीएस डिडक्ट कर लेगा। ठीक है, अपने लैंड ऑनर को जब भी ये पेमेंट कर रहा है 55,000 की, उसमें से बेटा 5% जो है टीडीएस डिडक्ट कर लेगा, और ये टीडीएस डिडक्ट करके क्या करेगा? डिपॉजिट करा देगा गवर्नमेंट को। ठीक है, समझे आप? और जब लैंड ऑनर जो अपनी रिटर्न फाइल करेगा बेटा, उसमें ये 5% का टीडीएस क्लेम कर लेगा कि सर मैं ऑलरेडी टैक्स जो है डिपॉजिट करा चुका हूं। ये प्रोविजन है। और टीडीएस के प्रोविजन कब एप्लीकेबल होते हैं? तो ध्यान देना बेटा, इस केस में प्रोविजन थोड़े से डिफरेंट है। देखिए, प्रोविजन बात करते हैं कि एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ रेंट, जब क्रेडिट किया जा रहा है रेंट फॉर द लास्ट मंथ ऑफ द प्रीवियस ईयर, यानी प्रीवियस ईयर के लास्ट मंथ में टीडीएस डिडक्ट होगा, या द लास्ट मंथ ऑफ द टेनेंसी। इन केस जो टेनेंट है बेटा, उसने रेंटेड अकोमोडेशन को खाली कर दिया, यानी अब वो रेंट पे नहीं रहता, तो उस केस में जिस महीने में वो खाली कर रहा है उस महीने में टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। बिल्कुल प्रैक्टिकल और लॉजिकल कंसेप्ट यहाँ पर बनाया गया है कि इन केस अगर टेनेंट रहता है बेटा पूरे साल पर, तो जो प्रीवियस ईयर का लास्ट मंथ होगा तब टीडीएस कटेगा। इन केस वो पहले खाली कर देता है मकान, तो जिस महीने में वो खाली कर रहा है उसमें टीडीएस कट जाएगा। ठीक है, समझ आ गया? अब बात करते हैं पेयर और पेई की। तो पेयर जो है यहाँ पर इंडिविजुअल्स और एचयूएफ हैं, अदर देन वो इंडिविजुअल या एचयूएफ जिनका प्रीवियस ईयर में टैक्स ऑडिट हुआ है, उन्हें छोड़कर। ठीक है, और पेई कौन है? एनी रेजिडेंट। अब बात करते हैं बेटा अमाउंट की रिगार्डिंग एग्जाम्पशन की। तो लॉ बात करता है कि अगर रेंट की अमाउंट 50,000 पर मंथ और पार्ट ऑफ ए मंथ है, तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट नहीं करना। लेकिन अगर रेंट की अमाउंट 50,000 पर मंथ या पार्ट ऑफ मंथ से एक्सीड करती है, तब बेटा टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट इज सेक्शन 194 आईसी, पेमेंट अंडर स्पेसिफाइड एग्रीमेंट। याद करिए बेटा, ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट कैपिटल गेन्स का 45.5 कैपिटल है जो हमने पढ़ा था। उस ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के रिगार्डिंग यहाँ पर बेटा टीडीएस डिडक्ट करने की बात की गई है। ठीक है, रेट क्या रहेगा टीडीएस का? रेट है बेटा 10%। और सर टीडीएस कब डिडक्ट होगा? तो एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच इनकम बेटा, और एट द टाइम ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, दोनों में जो जल्दी हो जाए। पेयर कौन होगा? पेयर होगा बेटा एनी पर्सन, कोई भी पर्सन पेयर हो सकता है। और पेई होगा बेटा इसमें एनी रेजिडेंट पर्सन। कंसिडरेशन को समझिए बेटा, किस कंसिडरेशन पर टीडीएस डिडक्ट होगा? तो लॉ बात करता है जो काइंड में नहीं है कंसिडरेशन, उस पर ये टीडीएस डिडक्ट होगा। जो काइंड में है बेटा, उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, समझ गए? चलिए बात करते हैं बेटा सेक्शन 194 जे की। फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज, या रॉयल्टी की पेमेंट होती है, या नॉन कम्पीट फीस की, या डायरेक्टर रेम्युनरेशन की पेमेंट की जा रही है, तो उस केस में बेटा टीडीएस डिडक्ट होगा। रेट क्या होंगे? रेट होंगे बेटा यहाँ पर दो, एक होगा बेटा 2% का और एक होगा बेटा 10% का। 2% का जो रेट एप्लीकेबल होगा वो एप्लीकेबल होगा उन केसेस पर जहां पर पेमेंट दी जा रही है उन पर्सन्स को जो कॉल सेंटर के बिजनेस में एंगेज्ड है, और अदर देन दोज उन पर बेटा 10% का टीडीएस डिडक्ट होता है। ठीक है, टीडीएस कब डिडक्ट होगा? तो लॉ बात करता है यहाँ पर बेटा एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच सम और एट द टाइम ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, दोनों में जो पहले हो जाए टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। पेयर और पेई की बात करते हैं, तो पेयर बेटा इस केस में
एनी पर्सन है, बट इंडिविजुअल्स और एचयूएफ को छोड़कर जिनका प्रीवियस ईयर में टैक्स ऑडिट नहीं हुआ है उन पर यह सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता। और पेई कौन है? पेई है बेटा एनी रेजिडेंट पर्सन। अब थ्रेशोल्ड लिमिट की बात करते हैं बेटा, तो समझिए यहां पर सेक्शन 194J में बेटा 5 कैटेगरीज जो है स्पेसिफाई की गई है। 5 कैटेगरीज, ध्यान देना बेटा। कौन कौन सी? नंबर 1, अगर बेटा फीस दी जा रही है, फीस कैसी? प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए कोई फी पे की जा रही है, फी फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, तो 194J लग जाएगा। बी, अगर फी दी जा रही है किसी टेक्निकल सर्विस के लिए, टेक्निकल, तो बेटा 194J लग जाएगा। सी, अगर बेटा रॉयल्टी की पेमेंट होती है, रॉयल्टी की, तो बेटा 194J लग जाएगा। और डी बात करता है नॉन कम्पीट फी की, कोई नॉन कम्पीट फी अगर पे होती है तो उस पर भी टीडीएस के प्रोविजन 194J में लग जाएंगे। 5वीं जो लिमिट आती है बेटा वो आती है डायरेक्टर की फीस के रिगार्डिंग, डायरेक्टर्स। ध्यान देना बेटा, यहां पर डायरेक्टर की फीस के बारे में बात की गई है। अगर उसे सैलरी मिल रही है तो बेटा 194J ने अट्रैक्ट नहीं होगा, 192 अट्रैक्ट होगा उस केस में। तो देखिए लॉ क्या बात करता है कि अगर फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज मिल रही है असेसी को, तो अगर 30,000 तक रिसीव होती है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो बेटा 194J अट्रैक्ट नहीं होगा। टेक्निकल सर्विसेज के रिगार्डिंग फी मिल रही है तो 194J अट्रैक्ट नहीं होगा अगर 30,000 तक एक फाइनेंशियल ईयर में मिल जाती है। यानी मैं अगर इसे कहूँ पर एनम तो इजी हो जाएगा आपको। 30,000 पर एनम मिलेंगे, एग्जेम्प्ट, कोई भी टीडीएस के प्रोविजन नहीं। फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज 30,000 एग्जेम्प्ट। रॉयल्टी के रिगार्डिंग बेटा 30,000 पर एनम एग्जेम्प्ट है। नॉन कम्पीट फी 30,000 पर एनम एग्जेम्प्ट है। लेकिन बेटा डायरेक्टर फी के रिगार्डिंग ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है। यानी डायरेक्टर फी अगर 1,000 की भी मिल रही है तो उस केस में क्या है, टीडीएस के प्रोविजन अट्रैक्ट कर जाएंगे। समझ आ गया आपको? लिमिट जो एप्लीकेबल है बेटा वो सिर्फ और सिर्फ 4 कैटेगरीज पर एप्लीकेबल है, 5वीं कैटेगरीज पर लिमिट एप्लीकेबल नहीं है 30,000 पर एनम वाली। एक बात और ध्यान देना बेटा, अगर कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ जिसका टैक्स ऑडिट हो रखा है प्रीवियस ईयर में, उस पर ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है। अगर वो प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए पेमेंट करता है लेकिन प्रोफेशनल सर्विसेज ले रहा है पर्सनल पर्पस के लिए, तब भी बेटा 194J के जो सेक्शन है वो अट्रैक्ट नहीं करेंगे। ठीक है। दूसरी बात एक और ध्यान देना बेटा, जो टीपीएस होते हैं अगर वो हॉस्पिटल को पेमेंट करते हैं तो उस पर भी टीडीएस अट्रैक्ट होता है। सर ये टीपीए क्या होता है और ये ट्रांजैक्शन क्या होती है? तो समझिए बेटा, टीपीएस होते हैं थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। आपने सुना होगा कभी कभी कि एक सर्टेन इंडिविजुअल है, उसने अपना मेडिक्लेम करा रखा है और अपना फैमिली का भी कराया हुआ है, और उनके जो पेरेंट हैं उन्हें दिक्कत हो गई तो उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया और हॉस्पिटल का जितना भी एक्सपेंस था वो इंश्योरेंस कंपनी ने है उसकी पेमेंट कर दी। काफ़ी कॉमन प्रोविजन है, ये खूब सुना होगा आपने। तो लॉ यहाँ पर बात करता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है बेटा वो हो गई टीपीए, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, और जो हॉस्पिटल को वो पेमेंट कर रही है ऑन बिहाफ ऑफ इंडिविजुअल तो ये कहलाएगी बेटा टीपीए ट्रांजेक्शन विद हॉस्पिटल। तो इस ट्रांजेक्शन पर भी 194J एप्लीकेबल होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं बेटा नेक्स्ट सेक्शन की। नेक्स्ट सेक्शन जो आता है वो आता है बेटा हमारा 194LA। ये बात करता है कंपेंसेशन की ऑन एक्विजिशन ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड। कंपेंसेशन दी जा रही है बेटा एक्विजिशन पर। एक्विजिशन किसका? इमूवेबल प्रॉपर्टीज का एक्विजिशन किया जाता है, तो उस केस में जो कंपेंसेशन मिलती है एसएससी को उस पर लगता है बेटा टीडीएस। और ये टीडीएस का रेट क्या रहता है? ये रेट रहता है बेटा 10%। ठीक है, लगता कब है, अट्रैक्ट कब होता है? तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट, जब कंपेंसेशन की अमाउंट मिलती है तब टीडीएस बेटा अट्रैक्ट हो जाया करता है। पेयर और पेई कौन है? तो पेयर बेटा एनी पर्सन, और पेई होना चाहिए यहाँ पर रेजिडेंट पर्सन। जो रेजिडेंट पर्सन है तभी टीडीएस के प्रोविजन लगेंगे, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट पर 194LA के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते। अमाउंट के रिगार्डिंग कोई एग्जाम्पशन है? आंसर इज यस। अगर 2,50,000 तक की अमाउंट रिसीव करता है एसएससी एक फाइनेंशियल ईयर में तो बेटा उस पर 194LA के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं। जो फाइनेंस एक्ट 2019 सेकंड वाला आया था उसके थ्रू एप्लीकेबल हुए थे 194M और 194N, ये दो नए सेक्शन आए थे बेटा टीडीएस के। चलिए बेटा बात करते हैं 194M की। पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, कमीशन और ब्रोकरेज, फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज। देखिए अभी हमने बेटा ये सेक्शन किए थे, याद करिए। पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर 194C में आता था,
कमीशन और ब्रोकरेज 194H में आता था, और प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए फ़ी की जो पेमेंट होती थी वो 194J में आया करते थे। ठीक है, लेकिन वहाँ पर जब सेक्शन हमने पढ़ा था तो हमने वहाँ देखा था कि ये जो सेक्शंस हैं ये एप्लीकेबल नहीं होते उन पेयर पर जो इंडिविजुअल या एचयूएफ हैं और प्रीवियस ईयर में जिनका टैक्स ऑडिट नहीं हुआ है। तो इस सेक्शन में क्या किया गया बेटा, उन इंडिविजुअल और एचयूएफ को इंक्लूड कर लिया गया जिनका प्रीवियस ईयर में टैक्स ऑडिट नहीं हुआ था, यानी सबको जो है इंक्लूड किया जा रहा है टीडीएस के परव्यू के अंडर। ठीक है, तो समझिए बेटा सेक्शन क्या बात करता है, नया सेक्शन है। सेक्शन बात करता है कि अगर एक इंडिविजुअल या एचयूएफ जिसका प्रीवियस ईयर में टैक्स ऑडिट ना हुआ हो, यानी जिस पर सेक्शन 194C 194H या 194J एप्लीकेबल ना होता हो, या बेटा फी की पेमेंट कर रहा है किसी प्रोफेशनल सर्विसेज की, तो लॉ बात करता है उस पर टीडीएस के प्रोविजन अंडर सेक्शन 194M जो है वो लग जाएंगे। उस केस में उस पेयर को जो है 5% का टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा जब भी वो पेमेंट करेगा किसी रेजिडेंट पेई को। ठीक है बेटा, टीडीएस के प्रोविजन कब अट्रैक्ट होंगे, एट द टाइम ऑफ पेमेंट और एट द टाइम ऑफ क्रेडिटिंग सच अमाउंट विच एवर इज अर्लियर, दोनों में जो अर्लियर हो। एक मॉनेटरी एग्जाम्पशन भी मिली है, अगर कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट या कमीशन या ब्रोकरेज या फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज इनकी जो अमाउंट है 50 लाख तक है पूरे साल में, तो बेटा 194M के जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेक्शन पर आते हैं। 194N ये बात करता है कैश विड्रॉल्स की, यानी अब कैश विड्रॉल्स पर जो है बेटा टीडीएस के प्रोविजन लग रहे हैं। ये भी नया सेक्शन है बेटा। लो यहाँ पर बात करता है बेटा कि अगर कोई बैंक या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बैंकिंग बिजनेस करती है या कोई पोस्ट ऑफिस अगर वो पेमेंट करती हैं मोर देन 1 करोड़ टू एनी पर्सन, तो उस केस में जितनी भी अमाउंट 1 करोड़ से एक्सीड कर रही है उस पर बेटा टीडीएस लग जाएगा एट द रेट ऑफ 2%। और ये टीडीएस कब लगेगा, एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ सच सम। ठीक है, टीडीएस के जितने भी हमने बेटा प्रोविजन पढ़े हैं अभी तक उन सब के लिए कॉमन प्रोविजन है कि इन केस जो पेई है, जो पर्सन रिसीव कर रहा है अमाउंट, वो बेटा अपना पैन नहीं प्रोवाइड कराता, तो उस केस में जो टीडीएस लगा करता है बेटा वो हायर ऑफ 3 रेट लगा करता है। नंबर 1, रेट स्पेसिफाइड इन द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, जो इनकम टैक्स एक्ट का रेलिवेंट प्रोविजन है उसमें जो स्पेसिफाई रेट किया गया है, यानी जो टीडीएस के हम प्रोविजन पढ़ रहे हैं उसका रेट, और द रेट और रेट्स इन फोर्स, जो रेट इन फोर्स है यानी गवर्नमेंट ने जो रेट जो है अप्लाई कर रखे हैं वो रेट, और एट द रेट ऑफ 20% या 20% का रेट, तीनों में जो हायर होगा अब वो रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। तीनों का जो रेट है आज की डेट में बेटा 20% हायर है। आपको क्या याद रखना है बेटा प्रोविजन, आपको ये रखना है कि इनकेस अगर डिडक्टी यानी पेई पैन प्रोवाइड नहीं कराता डिडक्टर को, तो उस केस में 20% का जो है वो रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमारे 192 से लेके 194 के जो सेक्शन के प्रोविजन थे टीडीएस के वो ख़त्म होते हैं। अब आगे की प्रोविजन की बात करते हैं बेटा। चलिए बेटा बात करते हैं सेक्शन 195 कैपिटल ए इनकम पेबल नेट ऑफ टैक्स। सिंपल ये बात करता है बेटा सेक्शन कि जो टीडीएस की अमाउंट है उसे डिडक्ट करके जो है पेयर पेई को अमाउंट प्रोवाइड कराएगा। सिंपल ये बात करता है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट और डिविडेंड और अदर सम्स पेबल टू गवर्नमेंट आरबीआई ऑन सर्टेन कॉर्पोरेशन। देखिए ये सेक्शन बात करता है कि सर्टेन ट्रांजैक्शन जो है उन पर डिडक्ट नहीं होगा। नो डिडक्शन ऑफ टैक्स शैल बी मेड बाय एनी पर्सन फ्रॉम एनी सम्स पेबल टू। कोई भी पर्सन बेटा टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा अगर वो अमाउंट पे कर रहा है, किससे, गवर्नमेंट को कर रहा है या आरबीआई को कर रहा है या किसी ऐसी कॉरपोरेशन को कर रहा है जो सेंट्रल एक्ट के अंडर एस्टेब्लिश हुई है और जिसे एग्जम्प्ट कर दिया गया है इनकम टैक्स के प्रोविजन से, या किसी म्यूचुअल फंड को। ये म्यूचुअल फंड कौन से बेटा, जो स्पेसिफाई है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 23D वाले। तो उस केस में बेटा टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा अगर पेमेंट इन 4 पर्सन्स को की जाए। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर नॉन डिडक्शन इज व्हेन सम इज पेबल टू द अबव एंटिटीज बाय वे ऑफ। नॉन डिडक्शन के प्रोविजन है बेटा वो किस इनकम के रिगार्डिंग किए जाएंगे। नंबर 1, इंटरेस्ट और डिविडेंड इन रेस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटीज और शेयर्स owned by above entities or in which they have full beneficial interest or any income accruing or arising to them। यानी कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड जो है वो रिसीव कर रहे हैं आरबीआई,
गवर्नमेंट या कोई कॉरपोरेशन जो सेंट्रल एक्ट में एस्टेब्लिश है, या म्यूचुअल फंड जो उन्होंने ऑन कर रखे हैं या उसमें उनका बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, तो उस अमाउंट पर उनका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। दूसरा, एनी इनकम एक्रूइंग अराइजिंग टू देम, कोई भी इनकम उन्हें एक्रू हो रही है, अराइज हो रही है, उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। सर्टिफिकेट फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट अ लोअर रेट, देखिए ये सेक्शन जो अप्लाई होता है बेटा उन केसेस पर अप्लाई होता है जहां पे हमने पढ़ा था कि टीडीएस कब अट्रैक्ट होगा, एट द टाइम ऑफ पेमेंट और एट द टाइम ऑफ क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, जहां पर ये कंडीशन एप्लीकेबल थी। तो वो सेक्शन कौन कौन से थे? वो सेक्शन थे 192, 193, 194, 194A, 194C, 194D, 194G, 194H, 194I, 194J, 194LA, 194M। उन सभी केसेस में सेक्शन 197 के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे। देखिए 197 के अंडर असेसी जो है एओ को एप्लीकेशन लगा सकता है कि सर मेरा जो आप टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं ये हाई रेट पे ना करके लोअर रेट पर करें, या आप टीडीएस ही डिडक्ट ना करें। अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि जो कंडीशन स्पेसिफाई करता है असेसी वो जेन्युइन है और वो सेटिस्फाई हो जाता है उन कंडीशन को देखकर, तो एओ जो है एक सर्टिफिकेट इशू करता है असेसी को। उस सर्टिफिकेट के बेसिस पर जो है असेसी लोअर रेट क्लेम कर सकता है। और इन केस अगर एओ ने उसे नो डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स का सर्टिफिकेट दिया है तो बेटा उस केस में फिर उसका टीडीएस भी डिडक्ट नहीं होगा। ठीक है। नो डिडक्शन इन सर्टेन केसेस, सेक्शन 197 कैपिटल ए। सेक्शन 197 कैपिटल ए बेटा उन केसेस में अप्लाई होता है जहां पर असेसी जो है एनएसएस से पेमेंट रिसीव कर रहा है। एनएसएस नेशनल सेविंग स्कीम जो 194EE में आता था, सेक्शन ये प्रोवाइड कराता है कि इन केस एक इंडिविजुअल जिसकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से भी कम है, ठीक है, और वो एनएससी से कोई अमाउंट रिसीव करना चाहता है विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स, उस केस में एक असेसी को डिक्लेरेशन फाइल करनी होगी बेटा। और उस डिक्लेरेशन में वो बताएगा कि उसकी जो इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है और उस पर कोई भी टैक्स पेबल की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उस केस में फिर ये 194EE वाला जो बेटा टीडीएस हुआ करता है वो नील कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं उन केसेस की बेटा जहां पर सेक्शन 192A, 193, 194A, 194D, DA, I ये एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो लॉ यहाँ पर बात करता है कि इन केस एक पर्सन अदर देन कंपनी या फर्म रिसीव कर रहा है कोई अमाउंट 192A, 193, 194A, 194D और 194DA या 194I में, लेकिन उसकी जो अमाउंट है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, तो उस केस में वो एक डिक्लेरेशन फाइल कर सकता है कि मेरी जो अमाउंट है इस पर टैक्स पेबल नहीं है, तो टीडीएस के प्रोविजन मुझ पर एप्लीकेबल ना किए जाए। तो वहां पर भी बेटा फिर उस पर टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट, फाइलिंग डिक्लेरेशन नॉट परमिशेबल इफ इनकम और एग्रीगेट ऑफ इनकम एक्सीड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। प्रोविजन बात करता है बेटा कि अगर इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को एक्सीड करती है तो डिक्लेरेशन जो है वो फाइल नहीं करता असेसी। जो हमने ऊपर बात करी अभी उन्हीं केसेस में वो फिर डिक्लेरेशन फाइल नहीं कर सकता। Enabling provision for filing of declaration by resident senior citizen for non-deduction of tax at source। जो प्रोविजन हमने ऊपर पढ़े थे सिंपल वो ही प्रोविजन यहाँ पर बना दिए गए हैं, सीनियर सिटीजन के लिए बना दिए गए हैं कि इन केस अगर कोई सीनियर सिटीजन जिसकी इनकम 192A, 193, 194, 194A या 194D या 194DA या 194EE या 194I में रिसीव हो रही है, तो उस केस में अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है उसकी इनकम, तो बेटा वो एक डिक्लेरेशन फाइल कर सकता है कि सर मेरे ऊपर टैक्स लायबिलिटी नहीं है, इसलिए मेरे ऊपर टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल ना किए जाएं। नॉन डिडक्शन ऑफ टैक्स इन सर्टेन केसेस। अब देखिए इंटरेस्ट की पेमेंट करता है कोई ऑफशोर बैंकिंग यूनिट एक नॉन रेजिडेंट को या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इंडिया को, तो बेटा वो एग्जेम्प्ट है। यहाँ पर जो सेक्शन बात करता है बेटा, सेक्शन बात करता है कि अगर ऑफशोर बैंकिंग यूनिट है कोई, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट का मतलब वो यूनिट जो सेज में है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो आती हैं उन्हें ऑफशोर बैंकिंग यूनिट भी बोला जाता है। वो पेमेंट करती है बेटा इंटरेस्ट की, तो उस इंटरेस्ट की पेमेंट भी एग्जम्प्ट हो जाती है। इस सेक्शन को, इस प्रोविजन को बेटा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अर्लियर क्लासेस में। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं पेमेंट टू एनी पर्सन फॉर और ऑन बिहाफ ऑफ द एनपीएस ट्रस्ट सब सेक्शन 1E। तो लॉ बात करता है कि अगर एनपीएस ट्रस्ट के बिहाफ पर किसी पर्सन को पेमेंट हो रही है तो उस केस में टीडीएस की डिडक्शन नहीं होगी। स्पेसिफाइड पेमेंट टू नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन, क्लास ऑफ इंस्टीट्यूशन एटसेट्रा सब सेक्शन 1F।
इस केस में लॉ बात करता है कि स्पेसिफाइड पेमेंट की जा रही किसी नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन को या क्लास ऑफ इंस्टीट्यूशन को, तो उस केस में भी टीडीएस के प्रोविजन नहीं लगेंगे। लेकिन बेटा ध्यान देना, ये जो इंस्टीट्यूशन है या क्लास ऑफ इंस्टीट्यूशन है ये नोटिफाइड होने चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। इन केस ये नोटिफाइड नहीं है तो बेटा टीडीएस के प्रोविजन लग जाएंगे। तो सेक्शन ने डिफाइन किए हैं बेटा उन स्पेसिफाइड पेमेंट के बारे में, कौन कौन सी वे स्पेसिफाइड पेमेंट है जिन पे टीडीएस नहीं लगता। तो सेक्शन स्पेसिफाई करता है नंबर 1, बैंक गारंटी कोई कमीशन है उस पर टीडीएस नहीं लगेगा। कैश मैनेजमेंट सर्विस चार्जेस हैं उस पर टीडीएस नहीं लगेगा। डिपॉजिटरी चार्जेस हैं ऑन मेंटेनेंस डीमेट अकाउंट, तो उस पर भी बेटा कोई टीडीएस नहीं लगता। चार्जेस फॉर वेयर हाउसिंग सर्विसेज फॉर कमोडिटीज, नो टीडीएस। अंडरराइटिंग सर्विस चार्जेस, नो टीडीएस। एमआईसीआर चार्जेस, नो टीडीएस। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड कमीशन फॉर ट्रांजैक्शन बिटवीन द मर्चेंट एस्टेब्लिशमेंट एंड एक्वायरर बैंक। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की कोई कमीशन की ट्रांजैक्शन है बिटवीन द मर्चेंट एंड द एक्वायरर बैंक, तो उस केस में बेटा टीडीएस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब बात करते हैं टाइम लिमिट फॉर डिलीवरी ऑफ 1 कॉपी ऑफ डिक्लेरेशन। जो डिक्लेरेशन बेटा हमने पढ़ी थी अभी सबसेक्शन 1, 1A और 1C में, उन डिक्लेरेशन की टाइम लिमिट के बारे में बात की जा रही है। वहाँ पर एसएससी बेटा डिक्लेरेशन दिया करता था कि उसकी इनकम जो है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, टीडीएस के प्रोविजन ना लगाए जाएं। तो वो जो डिक्लेरेशन फाइल होती थी बेटा वो डुप्लीकेट कॉपी में फाइल होती थी। तो जो पर्सन पेमेंट कर रहा है बेटा एसएससी को, वो पर्सन क्या करता था, एक कॉपी जो है प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर या चीफ कमिश्नर या प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर, उसे बेटा वो कॉपी जो है फॉरवर्ड कर दिया करता था। और उसका जो टाइम लिमिट दिया है लॉ ने वो बताया है ऑन और बिफोर द 7th of the month फॉलोइंग द मंथ इन विच द डिक्लेरेशन फर्निश्ड। सपोज डिक्लेरेशन जो फाइल हुई है वो नवंबर के मंथ में फाइल हुई है किसी भी डेट को, तो जो डिक्लेरेशन की कॉपी जाएगी वो कब तक जाएगी, 7 दिसंबर तक कॉपी चली जानी चाहिए प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर या प्रिंसिपल कमिश्नर या चीफ कमिश्नर या कमिश्नर को। ठीक है। टैक्स डिडक्टेड इज इनकम रिसीव्ड अंडर सेक्शन 198। देखिए सेक्शन 198 बात करता है कि जो टैक्स डिडक्ट हो गया है वो माना जाएगा कि इनकम रिसीव हो गई है एसएससी को। याद करिए बेटा जब मैं आपको क्वेश्चन करा रहा था लास्ट क्लास में, वहां पर 35,000 का बेटा क्या था, विनिंग्स थी और उसमें 15,000 का टीडीएस था। उन दोनों को मैंने इंक्लूड कर लिया था, 50,000 की इनकम रखी थी एसएससी की, वो इस प्रोविजन की वजह से वहां पर 50,000 कंसिडर किए गए थे। लेकिन ये जो सेक्शन है बेटा दो तरह के टैक्स पर एप्लीकेबल नहीं होता। अगर टैक्स डिडक्ट हुआ है अंडर सेक्शन 192 1 कैपिटल ए और 194 एन में, तो उसमें ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, वहां पर जो अमाउंट आएगी 194 एन में और 192 1 कैपिटल ए में, हमें अमाउंट वो विदाउट टीडीएस के ही लिखनी होगी इनकम में। ठीक है, समझ आ गया। चलिए, क्रेडिट फॉर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स सेक्शन 199। सेक्शन 199 बात करता है कि जब टैक्स डिडक्ट हो जाता है एज पर द टीडीएस चैप्टर और पेड कर दिया जाता है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट ये ट्रीट करती है कि ये जो टैक्स की पेमेंट हुई है ये पेमेंट हुई है ऑन बिहाफ ऑफ द नंबर 1 पर्सन फ्रॉम हुज इनकम द डिडक्शन वाज मेड, उस पर्सन के बिहाफ पर जिसकी इनकम में से टैक्स डिडक्ट हुआ है, ऑनर ऑफ द सिक्योरिटी जो सिक्योरिटी का ऑनर है या डिपॉजिटर है या ऑनर ऑफ प्रॉपर्टी है या यूनिट होल्डर है या शेयर होल्डर है। क्रक्स में समझिए बेटा, जिसके पास से टीडीएस डिडक्ट हो रहा है गवर्नमेंट ये मानती है कि उसने टैक्स जो है गवर्नमेंट को पे कर दिया है। ठीक है, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बेटा रूल 37B, क्रेडिट फॉर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 199। तो रूल 37B बात करता है बेटा, जो सेक्शन हमने 199 अभी पढ़ा उसी बात को कंफर्म करता है। सब रूल 1 जो सब रूल 2 का क्लॉज आई है वो बात करता है कि इन केस जो इनकम है वो डिडक्टी के हैंड में असेसेबल नहीं हो रही, एनी पर्सन अदर देन डिडक्टी उसके हैंड में असेसेबल हो रही है इनकम, तो क्रेडिट जो मिलेगा वो किसे मिलेगा, पर्सन अदर देन असेसी उसे ये क्रेडिट मिलेगा। तो इस केस में बेटा एक डिक्लेरेशन फाइल करनी होगी डिडक्टी को डिडक्टर के साथ, और जो डिडक्टर है बेटा वो एक रिपोर्ट फाइल करेगा कि ये जो क्रेडिट है ये मिलना चाहिए एनी पर्सन अदर देन असेसी। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास में इतना ही करते हैं। तो बेटा ये थी हमारी आज की क्लास। अब आप करिए इसका रिवीजन। इन केस अगर आपको आती कोई प्रॉब्लम तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप या टेलीग्राम नंबर है 8287377353। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।